की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, बहुत बढ़िया। ई की डायरेक्शन दे रखी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो पी ई साइन थीटा मेरे पास टॉर्क आ गया। वैल्यू तुम निकाल ही सकते हो, पी क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाई ये दूरी। ठीक है भाई, तुमने निकाल दिया टॉर्क। अब तेरे से पूछा ये घूमने लगेगा, इसका मतलब टॉर्क हो गया, तो ये यहाँ की यहाँ ही, आगे पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन यहीं पे क्यों घूमेगा, तो घूमने दे। अल्फा बताना है, तो जिस एक्सिस का अलोंग घूमेगा उसका अलोंग तू अगर आई बता देगा तो तू टॉर्क तो निकाल ही चुका, तू आई निकाल चुका, तू अल्फा बता सकता है। इस सवाल को मुश्किल बनाने के लिए सिर्फ एक चीज कर सकता है, ये चीज याद रखो, सेंटर ऑफ मास क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अब क्या करेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब की बार मास अलग अलग ले लिए, इसका मास m ले लिया, इसका मास 2m ले लिया। पहले तो मस्त यहां से घूम रहा था, अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा, भारी की तरफ होगा कहीं। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, भारी की तरफ होगा, तो यहां होगा। पहले तुझे सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए, तो ये तो हो जाएगा क्या, L/3 होता है, ये 2L/3 होता है, वो तुम निकाल लियो यार। कहीं भी सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सिस निकाल के सेंटर ऑफ मास आना चाहिए, तो ये L/3 हो गया, ये होगी मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास मल्टीप्लाई बाय ये दूरी। अब की बार a स्क्वायर नहीं आएगा, a/3 का स्क्वायर प्लस इस मास के कारण, अरे निकाल दियो तुम, ये दूरी निकाल ली, मेरे कहने का मतलब क्या है, तो इसके कारण तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। टॉर्क सेम वही रहेगा, पी साइन थीटा, इसको आई से डिवाइड करेगा तो फिर नया अल्फा आएगा। अब अल्फा पूछ सकता है मैक्सिमम, तो इसके अंदर क्या घुस दिया, रोटेशनल घुस दिया, किसके अंदर, डाइपोल के अंदर। तो तुझे डाइपोल का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मास अगर अलग अलग दे दिया तो रोटेशनल के साथ साथ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी आ गया। और इसको और क्या करता है, इसको घुमाता है क्या, एसएचएम भी घुस दिया। जैसे फोर्स होता था -kx, तो इस केस के अंदर क्या होता है, टॉर्क क्या होता था, रोटेशनल वाले उसके अंदर एसएचएम जो होता था उसके अंदर -kx की जगह क्या होता था, थीटा। तो टॉर्क है तो थीटा भी होगा। तो सोच एसएचएम कब करेगा कब नहीं करेगा, तो मैं अलग अलग कंडीशन बता देता हूं तेरे से, देखते हैं अब क्या होगा। पहले मान ले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल रखे -q से +q ऐसे, ठीक है। तो मान ले कि ये -q ये +q, मैं इसको थोड़ा सा उधर रोटेट करता हूं, क्या करता हूं मैं इसको यूं रोटेट करता हूं, तो +q के ऊपर चार्ज कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा इधर, इसके कारण इधर, तो ये क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो ये फिर से मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैं इसको, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पी की डायरेक्शन, इस नेगेटिव की तरफ फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर पॉजिटिव की तरफ फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर। अब इसके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मैं अगर इसको इधर डिस्टर्ब करता हूं, ये मीन पोजीशन है इसकी, इधर डिस्टर्ब करता हूं तो इधर ही घूमने लग जाएगा। इसका मतलब एसएचएम नहीं करेगा। तो एसएचएम करने की कंडीशन क्या है, एसएचएम करने की कंडीशन ये है कि तेरे पी और ई के बीच में एंगल जो है वो पॉजिटिव होना, एक्यूट होना चाहिए। यहाँ पे पी और ई के बीच में एंगल कितना है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये है तेरा पी, ये है तेरा ई, एंगल है कितना, ऑब्ट्यूज। एक्यूट एंगल कहाँ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये ई। तो थीटा अगर 90 से कम होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और मैंने बता रखा है एसएचएम क्या है, एक टाइप ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तभी एसएचएम हो सकता है, इस केस में एसएचएम नहीं होगा, इस केस में एसएचएम होगा। एसएचएम होगा तो टाइम पीरियड पूछ सकता है। तो टाइम पीरियड कैसे रहेगा, तू टॉर्क निकाल दियो, टॉर्क की जो वैल्यू आएगी, टॉर्क की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी और थीटा आएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म के का काम करेगी और टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√, ऐसा कुछ होगा क्या, 2π√I/k होता था। रोटेशनल के अंदर ये अलग चीज है, एसएचएम में मैंने नहीं पढ़ा, ये चीज नहीं पढ़ा पाया था। बट जैसे होता है 2π√m/k, फोर्स होता था -kx, तो रोटेशनल के अंदर क्या होगा, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, x की जगह थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। m की जगह क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, k की जगह कांस्टेंट ही होता है। तो आई निकाल, इस सिस्टम का तू पहले निकाल चुका, और ये कांस्टेंट k, जब तू टॉर्क निकालेगा तो तेरे पास कांस्टेंट होगी, वैल्यू पुट कर तू टाइम पीरियड भी निकाल सकता है। आखिरी चीज डाइपोल के अंदर बचती है। तूने क्या क्या निकाल दिया डाइपोल के अंदर, तू पी निकाल दिया, तूने ई निकाल दिया, तूने डाइपोल पी की डायरेक्शन निकाल दी, तूने डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पे एक्सिस पे और परपेंडिकुलर पे तूने पोटेंशियल निकाल दिया,
और तूने डाइपोल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे नेट फोर्स निकाल दी, नेट टॉर्क निकाल दिया, अल्फा निकाल दिया, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज कर लिया, एसएचएम घुसा दिया। आखिरी जो चीज बचती है वो आती है पोटेंशियल एनर्जी। किसकी? तेरा जो डाइपोल है उसकी। तो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं अब। तो अब बचती है बस एक चीज, डाइपोल के कारण अगर तुझे पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया तो डेरिवेशन में फिर से नहीं करा रहा, जो चीज बता रहा हूं वो देख ले। अगर ये डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो ये ई है, ये पी की डायरेक्शन होगी, ये ई होगा, ये है थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैं क्या मानता हूँ, इनफाइनाइट पे क्या मानता हूँ, जीरो मानता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस है, ग्राउंड मान लेता हूँ तो उसको जीरो मान लेता हूँ। तो यहाँ रेफरेंस क्या मानना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर होगा डाइपोल, ऐसे चार्ज रखे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। तो ये रेफरेंस है। किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पीई कोस थीटा, यानी कि माइनस पी डॉट ई। टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई, तो साइन थीटा माइनस पी कोस थीटा, नेगेटिव साइन को याद रखियो। तो माइनस पीई इंटू यहाँ पे थीटा, अगर थीटा है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पीई कोस थीटा। मैंने थोड़ा शिफ्ट कर दिया इसको, अब कंडीशन ये आ गई और थीटा बन गया थीटा 2। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस पीई कोस थीटा 2। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जाता है, डेरिवेशन कर लियो, बोर्ड के अंदर आता है। तो मुझे क्या क्या पता चल गई, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पता चल चुकी है भाई। तो डाइपोल का तू मैक्सिमम चीजें कर ही देगा। अब एक चीज आती है फ्लक्स, तो अब डाइपोल हो गया। अब आता है फ्लक्स। फ्लक्स पढ़ेंगे क्योंकि हमने जिस निकाली थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकाली थी मैंने, किसके लिए, डिस्क के लिए निकाली थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ करके पता नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था। उसके बाद मैंने क्या किया था, उस डिस्क के बिल्कुल पास एक्स की वैल्यू अगर मैंने बहुत ही ज्यादा छोटी मानी थी आर से, तो मैंने ये मान लिया था कि ये डिस्क कैसे बिहेव करेगी, एक इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगी, और उसकी वैल्यू आई थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल शीट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बड़ी डेरिवेशन थी। इन सब की छोटी छोटी डेरिवेशन आती है गोज थ्योरम के कारण। तो गोज जो चीज कहता है उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्लक्स। तो एक बार फटाफट फ्लक्स पढ़ लेते हैं, कोई खास बात है नहीं। तो जिसने ईएमआई पढ़ रखा है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताइए। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ई डॉट डीएस। तो ई एस कोस थीटा, ये क्या होगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई और एस के बीच में एंगल एस क्या होता है, एरिया। एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, अगर कोई सॉलिड चीज है, क्लोज्ड, सॉलिड नहीं सॉरी, क्लोज्ड चीज है, मान ली इसके इस सरफेस का एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, लेकिन सिर्फ एक ही सरफेस है तो इसका एरिया तो कुछ भी मान सकता है, अंदर या फिर बाहर। लेकिन तूने एक बार मान लिया तो पूरे क्वेश्चन में वही रखना पड़ेगा। तो तुझे फ्लक्स की वैल्यू पता चल गई, ई एस कोस थीटा। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए सोच के देख, तो ई क्या होता है, सिंगल चार्ज, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर दूरी पे। एस क्या होगा, वो सिंगल चार्ज आर दूरी पे एक स्फीयर बनाता है, एक तरीके से देखा जाए तो उस स्फीयर के अंदर उसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फैला देता है। तो स्फीयर का एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और थीटा हो गया 0। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये चीज भी तू लिख सकता है किसकी, फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या ई एस कोस थीटा, तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दिमाग लगाने बस, कोई खास बात नहीं है। मान ले ये है तेरे पास, ओरिजिन पे रखा है, ये गलत बन गया थोड़ा, ये ओरिजिन पे रखा है और इस डायरेक्शन में वैल्यू है ई नोट आई कैप। तो ई नोट कॉन्स्टेंट है, तो ई नोट कॉन्स्टेंट है तो हर जगह ई नोट होगी। तो इसका एरिया देख क्या होगा, इसका एरिया कहाँ होगा, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो दोनों परपेंडिकुलर, तो इस एरिया का कोई यूज नहीं हुआ। इसका एरिया कहाँ है, नीचे, तो एरिया इधर, ई इधर, 90 डिग्री, कोस 90 0, तो इसका भी फ्लक्स 0। इसका एरिया इधर, इस वाले सरफेस का एरिया भी 0, क्योंकि ये इसका एरिया तो होगा इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो ये भी परपेंडिकुलर, उधर का भी परपेंडिकुलर, दो साइड बची, एक ये और एक ये। तो इधर क्या होगा, ई नोट है और एरिया क्या है, ए मान ले, और थीटा हो गया 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1। तो ई नोट है, इधर क्या है, ई नोट है, लेकिन माइनस का, तो माइनस ई नोट है। तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और क्वेश्चन कैसे बना देगा, ये स्क्वायर है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये स्क्वायर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे 45 एंगल बना रहे हैं। तो कितना भी एंगल बनाते रहो तो ये सोचना ई की वैल्यू ये, इसका एरिया है तो बाहर या फिर अंदर, तो एंगल हो ही गया 90, तो यहाँ से 30 बनना चाहिए, कुछ बनना, फ्लक्स क्या हो गया 0। यहाँ भी एरिया की डायरेक्शन निकाल, परपेंडिकुलर, ई इधर आपस में परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स 0। तो ये कितने भी क्वेश्चन कर सकता है फ्लक्स के ऊपर, मैग्नेटिक फ्लक्स में समझ में आती है। और मैक्सिमम क्या कर सकता है, ई को वेरी करा सकता है किसके साथ, ई नोट मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो जब 0 था एक्स तो ई की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर, तो ये ई की वैल्यू 0। तो 4 सरफेस के कारण तो फ्लक्स 0 था, क्योंकि ई और ए के बीच में परपेंडिकुलर बन रहा था। 5वीं के कारण क्या हो रहा था, पहले केस में तो माइनस ई ए बन रहा था, इधर ई ए बन रहा था, 0 हो रही थी। लेकिन इस केस में इधर भी फ्लक्स क्या हो गया 0, क्यों, क्योंकि ई ही 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ई नोट मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है ए, तो ई नोट मल्टीप्लाई बाय ए, तो क्या होगा यहाँ पे ई की वैल्यू और एरिया क्या हो गया ए स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, नेट ई नोट ए क्यूब। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आएगा भाई फ्लक्स, और नीट देने वाले हो तो फ्लक्स का आइडिया तो होगा ही तुम्हें, तो कोई खास चीज है नहीं। तो एक चीज देख, मान ले कि क्लोज सरफेस है, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा क्यू, फ्लक्स क्या होना चाहिए दिमाग में आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये होता है क्यू इनसाइड। क्यों, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल लगाकर है तो अंदर आएगी नहीं, चलिए मान लो नॉन कंडक्टिंग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर घुस रही उतनी बाहर निकल रही, तो नेट इसका फ्लक्स कितना होता है 0 होता है। इसलिए क्या मानते हैं, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये अगर मेरे पास क्यूब है, इसके सेंटर पे अगर एक क्यू चार्ज रखा है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि इनसाइड क्या है क्यू, बाहर चाहे क्यू रखा हो, एक्स रखा हो, वाई जेड कुछ रखा हो, उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्यू इनसाइड होना चाहिए। क्यू इनसाइड है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरे क्यूब के कारण। एक सरफेस के कारण होता तो 6 ऐसी सरफेस है, तो क्या हो गया क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज क्या आती है, काफी वो है, बोर्ड में भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये स्क्वायर है, कोई क्लोज सरफेस नहीं है, क्यूब नहीं है, ये सिर्फ एक स्क्वायर, इससे a/2 दूरी पे एक चार्ज रखा है, तो इस सरफेस में फ्लक्स बता। तो मैंने क्या मान लिया, इसमें क्यूब बना दिया, तो इस क्यूब, तो ये क्यूब है, तो क्यूब बन गया ए साइड का, तो मैंने पढ़ा था क्यूब एप्सिलॉन नॉट होते हैं क्यूब के लिए, तो ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे क्यूब की एक साइड है, तो क्यूब है 6 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाते हैं। तुमने जरूर देख रखा होगा, फील आ रही होगी। तो ये होता है तेरा फ्लक्स, तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली आंसर हो क्या बन जाती है इक्वेशन, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी मदद से हम हर एक चीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे। दुनिया भर के स्फीयर्स की प्रॉब्लम आएगी, कोई सॉलिड स्फीयर, कोई होलो स्फीयर, जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, वो बहुत मस्त अच्छे तरीके से समझेंगे हम। किसके कारण, इसके कारण गॉसियन सरफेस मान के वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।